चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये बाकी जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर के साथ रिलेट करता है, इसी तरह से ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो ये चैप्टर मैंने इम्पोर्टेंट समझा और मेरी कोशिश होगी कि मैं बिफोर एंट्री टेस्ट जो है इसको क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं। सो 19 चैप्टर छोड़ने की वजह ये थी। और बाकी कमेंट्स में भी बच्चों ने 20 चैप्टर का जो है वो मल्टीपल टाइम जो था वो बोला हुआ था कि इसके बाद सर आप जो है वो 20th चैप्टर स्टार्ट करें, लाइक डीएनए एंड क्रोमोसोम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो आपके लिए ये चैप्टर नहायत आसान, और इसी तरह से जो आगे जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस वाला है वो भी बहुत आसान और इजी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको वहाँ पर भी काम देंगे। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और इसके अंदर तीन मेन चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक तो इसके अंदर राइबोज शुगर है, और राइबोज शुगर कौन सी? डीऑक्सीराइबोज, ऐसी राइबोज शुगर जिसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या चीज़ है? फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप है, मतलब आप कह सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 है डियर स्टूडेंट्स, एंड एज वेल एज इसमें तीसरी कौन सी चीज़ है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास दो तरह की हैं, एक हैं प्यूरीन्स और दूसरी हैं पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स जो है उसमें आपके पास ANG आती हैं, एडेनिन एंड गवानीन, और पायरीमिडीन में आपके पास साइटोसिन एंड थायामीन आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, मतलब डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट एंड एज वेल एज नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में जुड़कर एस्टर लिंकेज बनाकर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि डीएनए जो है इससे क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला है कि डीएनए जो है उसमें फॉस्फेट या आप कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो इस फास्फोरिक एसिड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए पे ओवरऑल चार्ज कौन सा है, तो आप कहेंगे कि डीएनए पर चार्ज है नेगेटिव। डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये डीएनए इसी तरह से ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये डीएनए है, ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, 8 प्रोटीन होंगी, ये 8 प्रोटीन्स हैं। ये नेगेटिवली चार्ज है डीएनए, और ये प्रोटीन्स कौन सी चार्ज हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये डीएनए क्या करता है? इसके ऊपर रैप कर जाता है, कंडेंस हो जाता है। सो दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। हम इसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियो किस लिए? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। सोमा का मतलब होता है बॉडीज़, तो ये बॉडीज़ कहाँ पर पाई जा रही हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाई जा रही हैं। और ये जो 8 प्रोटीन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये जो 8 हैं इसी वजह से हम इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर का नाम देते हैं। तो ये कौन सी चार्ज होती हैं? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से इनकी बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि दोबारा से फिर इसी तरह से ये आपके पास डीएनए है, और इसने फर्दर अगेन से क्या बना लिया है? ये प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए जो है वो आपका रैप कर गया है, डीएनए कंडेंस फॉर्म में चला गया है। इसी तरह से आगे फिर जो डीएनए है, ये देखिए हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए है। इस डीएनए ने दोबारा फिर क्या कर लिया है? हिस्टोन प्रोटीन्स पर क्या कर लिया है?
रैप कर लिया है, तो इसकी रैपिंग से क्या होता जा रहा है, डीएनए अगेन एंड अगेन कंडेंस होता जा रहा है। ये कंडेंस इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और इनमें आपके पास कौन कौन से हैं स्पेसिफिकली, लाइसीन है एक अमाइनो एसिड है, जमा आर्जिनिन है, ये भी एक क्या है, अमाइनो एसिड है। इनकी वजह से इन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी वजह से डीएनए इसके ऊपर क्या कर रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, रैप कर रहा होता है। अब क्या है, इसी तरह से ये जो आपके पास न्यूक्लियोसोम्स बन रहे हैं, ये ऐसे ही है, समझ लें कि जैसे एक रस्सी को आपने जगह जगह से गिरा लगा दी है, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि तस्बीह के जो दाने हैं वो तस्बीह के अंदर थोड़े थोड़े फासले पर प्रेजेंट हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब ये इस तरह से डीएनए जो है न्यूक्लियोसोम्स, अब इस हर वर्ल के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, मतलब जगह जगह पर क्या है, न्यूक्लियोसोम है। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो डीएनए इसके ऊपर क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास कहलाता है, मतलब सुपर कॉइलिंग हो गई है। हिस्टोन भी जो है, वो जो न्यूक्लियोसोम है वो भी आपस में क्या कर गए, रैप कर गए, सुपर कॉइलिंग। इधर तो कॉइलिंग हुई है, यहाँ पर सुपर कॉइलिंग हुई है, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन, क्रोमा का वर्ड जो है वो कलरफुल के लिए है, तो क्रोमैटिन मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो थ्रेड लाइक है और ये कलर, इसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, डाई के जरिए इसको कलर कर सकते हैं। सो क्रोमैटिन मटेरियल डियर स्टूडेंट्स, क्रोमैटिन मटेरियल है, ये दो तरह का देखा जाता है। एक वो जो हाईली कंडेंस होता है, हाईली कंडेंस, और दूसरा वो जो लूजली होता है। अब तकरीबन एक क्रोमोसोम के अंदर, या आप कह सकते हैं पूरे जीनोम के अंदर, होल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर 5% जो होता है वो लूजली होता है और 95% क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हाईली कंडेंस होता है, हाईली कंपैक्ट होता है। जो हाईली कंपैक्ट है इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमाटिन, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि जो डीएनए है उससे क्या बनना है, आरएनए बनना है। तो ये आपके पास जो यूक्रोमैटिन है जो लूजली है, इससे क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए बनते हैं। तो इसी वजह से आप कहते हैं कि जो आपकी बॉडी है इसमें तकरीबन 4 to 5% ही क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है। तो ये जो आपके पास डीएनए, ये कौन सा होता है, फंक्शनल डीएनए होता है, आप इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या बन रहे हैं, मैसेंजर आरएनए। बाकी ये जो डीएनए, इसको ये भी फंक्शनल है, बट इसका फंक्शन जो है वो डियर स्टूडेंट्स अननोन है, इसको हम जंक डीएनए का नाम देते हैं। ये खुलता नहीं है, या कभी कभार खुलता है जब क्या होना होता है, क्रोमोसोम्स ने डुप्लीकेट करना होता है, तब ये खुल रहा होता है। लेकिन इसने बार बार अगेन एंड अगेन ओपन होना है, जिससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स बनेंगी। अब देखें, ये क्रोमैटिन मटेरियल फर्दर कंडेंस होता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल डियर स्टूडेंट्स फर्दर कंडेंस होगा, ये हाईली कंडेंस होगा। ये देख रहे हैं आप, हाईली कंडेंस है, और कंडेंस होने के बाद एक प्रॉपर शेप बना रहा है। इस शेप को हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस शेप को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमा का मतलब क्या है, कलरफुल, सोम्स मीन बॉडी। तो ये आपके पास जो है ये क्रोमोसोम बन गया है, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा टीचर से, या आपने पढ़ा होगा, chromosomes have specific units that are called genes, जिनको हमने क्या नाम दिया है, जीन्स का नाम दिया है। सो अब देखें डियर स्टूडेंट्स कि जीन्स क्या चीज़ हैं। ये जो मैंने आपको बेसिकली लूजली पैक्ड यूक्रोमैटिन के बारे में बताया है, ये असल में क्या है डियर स्टूडेंट्स, असल में ये डीएनए का सेगमेंट है जो पूरे क्रोमैटिन मटेरियल, या आप कह सकते हैं पूरे जीनोम में 5% है, ये लूजली अटैच है, लूजली पैक है। इसमें क्या होता है, इससे क्या बनते हैं, मैसेंजर आरएनए बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट ऑफ डीएनए है, एक्चुअली ये क्या है,
दिस इज कॉल्ड जीन। हमने इसको क्या नाम दिया है? जीन का नाम दिया है। तो अब देखें कि एक क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ क्या हो सकते हैं? जीन्स हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए से मिलकर बना हुआ है। और ये जो जीन है ये क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपके पास क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? डीएनए कहलाता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए जो क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए बनवाएगा। और इस मैसेंजर आरएनए से क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स बनेंगी। और ये प्रोटीन्स बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास है डियर स्टूडेंट्स एंजाइम्स। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो उनके जो बनने का प्रोसेस है वो सारे का सारा यही होता है कि पहले डीएनए है, जीन्स हैं, जीन से फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मैसेंजर आरएनए बनता है। और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। अब यही वो जीन्स हैं जो किधर प्रेजेंट हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। और वी कैन से क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट जीन का ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये। सो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? आपके पास बेसिकली जीन्स हैं। ये वही चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, जिनको हमने नाम दिया है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, के विरासत की ये क्या हैं? इकाइयाँ हैं। क्यों इकाइयाँ हैं ये विरासत की? क्योंकि यही वो क्रोमोसोम हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं? जीन्स प्रेजेंट हैं डियर स्टूडेंट्स। उनके अंदर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, जिनका काम क्या होता है? करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करना। अब ये जो शफलिंग ऑफ जीन्स होती है डियर स्टूडेंट, जिससे नए रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, रिकम्बिनेशंस बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, जो हमारे अंदर चेंजेस आती हैं बेसिकली वो किसकी वजह से होती हैं? क्योंकि जीन्स हर चीज़ को क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि यही जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, इनको हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ लाइफ बोलते हैं। कि एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है उसका सारा कोड वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? आपके पास डीएनए कहलाता है। और वो कैन से जीन्स कहलाते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स क्या बन चुका है? एक क्रोमोसोम बन चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने सारा क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम बन तो गया है, अब क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रोमोसोम्स की जो स्पेसिफिक शेप है वो कैसे बनी है, और वी कैन से क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कितना उसकी लेंथ है, कितना डीएनए पैक हुआ हुआ है, और डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर तकरीबन ये जो बेस पेयर हमने पढ़े हैं वी कैन से न्यूक्लियोटाइड्स, ये कितने हो सकते हैं? 140 मिलियंस होते हैं। अब अगर एक क्रोमोसोम्स की इंफॉर्मेशन को लिखा जाए किसी बुक के ऊपर, तो डियर स्टूडेंट्स अगर वो बुक हो 1000 पेजेस की, बुक के अंदर पेजेस कितने हो? 1000, और डियर स्टूडेंट्स हर पेज पर हम 500 वर्ड्स लिखें तो कितनी बुक्स बन सकती हैं? 280 बुक्स बनेगी। सो इतनी इंफॉर्मेशन जो है डियर स्टूडेंट्स एक क्रोमोसोम के अंदर, इन अ सिंगल क्रोमोसोम, इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो नेचर ने स्टोर की हुई है। ये बात तो थी डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या कि किस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर है और कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो स्टोर है। अगर मैं बात करूं कि हमने ह्यूमन के एक क्रोमोसोम्स के बारे में बात की हुई है, एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कितना पैक है, तो वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स अबाउट 5 सेंटीमीटर। नेचर ने क्या किया हुआ है? 5 सेंटीमीटर ऑफ डीएनए को पैक किया हुआ है एक क्रोमोसोम के अंदर। अब ये देखें कि एक क्रोमोसोम के अंदर अगर इतनी लंबी, आप कह सकते हैं कि इतना ये जो है तकरीबन ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है एक ऐसे सेल के अंदर जो हमें नज़र ही नहीं आता, और फिर उसमें पड़े न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर भी फिर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस को हटाकर डियर स्टूडेंट्स एक सिर्फ क्रोमोसोम के अंदर आपका जो डीएनए वो इतना लेंथी डीएनए पड़ा हुआ है। हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को हमने क्या किया? सुपर कॉइल किया। अब ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद आता है, यानी कि हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद जो है वो न्यूक्लियोसोम बनेगा। इस तरह से इन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? पैक कर लिया जाता है, डीएनए को पैक कर लिया जाता है क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाते हैं।
इनकी जो स्पेसिफिक अरे होती है, अरेंजमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कैरियोटाइप के बारे में, यानी कि हमें क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम है इसमें ये जो आपको आर्म नज़र आ रहे हैं ये इसके क्या हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं। तो अगर एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हों तो वो क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम ये है, इसके ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसी तरह से जो इसका होमोलोगस पेयर होगा, ये क्रोमोसोम ये है बिल्कुल इसी की तरह का, ये आपस में ये और ये आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। अगर आप दोनों ब्लू की बात करें, ये और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ से ये देखें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में पड़ा हुआ है डीएनए आपका, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इस पोजीशन को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये जो आर्म है ये इसकी लेंथ भी इस क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करती है। ये जो आपके सामने शेप है ये भी हर क्रोमोसोम की डिफरेंट होती है। फिर इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है ऊपर वाली साइड पर, यहाँ पर भी डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है और सम टाइम क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफाइड किस्म का डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। और वी कैन से दीज आर जंपिंग जीन्स, ये क्रोमोसोम में क्या करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम। और डियर स्टूडेंट्स और इनसाइड द क्रोमोसोम भी ये क्या करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं। और वी कैन से वी कॉल देम ट्रांसपोजोन्स, हम इनको जंपिंग जीन, सैटेलाइट डीएनए या फिर हम इनको क्या नाम देते हैं, ट्रांसपोजोन्स। अब डियर स्टूडेंट्स कैरियोटाइप क्या है, ये जितनी भी मैंने बात की है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी लेंथ के बारे में, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, कैरियोटाइप कहलाती हैं। कैरियोटाइप क्या, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की लेंथ को देखा जाता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर को देखा जाता है, स्ट्रेनिंग प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है एंड पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखा जाता है डियर स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ आर्म्स को भी देखा जाता है, लेंथ ऑफ क्रोमेटिड्स को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर देखें कि एक जो क्लासिफिकेशन आपकी बुक के अंदर है वो है सेंट्रोमेरिक पोजीशन पर। अगर तो सेंट्रोमियर बिल्कुल टॉप पे हो डियर स्टूडेंट्स, एंड पे हो, दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर ये टॉप से थोड़ा सा नीचे हो, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्राइमरी हुई है, दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। अगर इससे थोड़ा सा और नीचे हो जाए, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। इसमें एक आर्म छोटा और एक लंबा होता है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसकी निस्बत ये ऊपर वाला आर्म क्या है, बड़ा है। तो ये आपके पास जो शेप है दिस इज वी शेप। और वी कैन से ये आपके पास क्या है, सेंट्रिक मेटासेंट्रिक। ये आपके पास सब मेटासेंट्रिक था, तो ये आपके पास कौन सा कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, मेटासेंट्रिक, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। इसी वजह से यहाँ पर देखें शेप्स कौन सी बन रही है, आई शेप बन रही है। अगर आप इसमें देखें, जब ये थोड़ा सा इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से बन जाता है कि ये जो ऊपर वाला आर्म इसका इधर आ गया और ये नीचे वाला, दिस इज़ द जे शेप। एंड इसी तरह से हमारे पास जो है वो वी शेप जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पास कहलाती है कैरियोटाइप। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। हर इंडिविजुअल के अंदर एक जितने नहीं होते। जैसा कि आपके पास एग्जांपल्स कुछ ये हैं कि पेनिसिलिन के अंदर एक पेयर होता है, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्न्स के अंदर मोर देन 500 पेयर्स होते हैं, मतलब 1000 क्रोमोसोम से ज़्यादा हो जाते हैं। मॉस्किटो के अंदर 6 हैं, पेयर नहीं है, ओनली 6 क्रोमोसोम। हनी बी के अंदर 32 हैं, कॉर्न के अंदर 20 हैं, शुगर केन के अंदर 80 हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉग के अंदर 26 हैं, माउस के अंदर 40 एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पर देखें 2 MCQs बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन से, एक तो इनमें से कोई एक MCQs आ जाता है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम पे MCQs आया हुआ है 1-2 दफ़ा। वो क्या है कि क्रोमोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था डियर स्टूडेंट्स, वाल्डर फ्लेमिंग जो था इसने 1882 के अंदर क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, जब वो सैलिमेंडर के लार्वा को क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था और उन सेल्स को स्टडी कर रहा था जिनमें डिवीजन हो रही थी। तो आपको पता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं डियर स्टूडेंट्स,
ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन जब होती है तब ये अपीयर होते हैं, क्योंकि तब क्या होना होता है, इन्होंने कंडेंस होना होता है। जैसा कि आपने सेल साइकिल के अंदर पढ़ा था, मेटाफेज होती है, एनाफेज, टीलोफेज एंड प्रोफेज डियर स्टूडेंट्स। उसमें क्या हो रहा होता है कि इन्होंने जुड़कर सेपरेट होना होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाना होता है और इनकी कॉपी होनी होती है, रेप्लिकेशन होनी होती है, इसका एग्जैक्ट कॉपी बनानी होती है। तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेल साइकिल में जो है डियर स्टूडेंट्स वो अपीयर होते हैं, स्पेशली माइटोसिस के रिजल्ट से, और या वी कैन से मियोसिस में जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो क्रोमोसोम्स या वी कैन से क्रोमैटिन मटेरियल फर्दर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जब सेल डिवाइड नहीं करता, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को डीएनए के बारे में समझ आ गया होगा। अगर तो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरे इस लेक्चर को लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर कितना अच्छा लगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।